सबसे पहला होता है जो प्रोडक्ट मेथड, दूसरा होता है आपका इनकम मेथड और तीसरा होता है मेरे बच्चे एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीन मेथड्स के बारे में ही हम पढ़ते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। याद रखना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में सिर्फ रॉ मटेरियल की परचेजेस आती है, कोई भी मशीन वगैरह की परचेजेस यहाँ पे नहीं आती, सिर्फ रॉ मटेरियल की परचेजेस आती है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बहुत सारे नेम अगर आप देखोगे, इसको हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं या ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ही क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होगे। सो मैं हूँ तान्या मुंजाल। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, चैप्टर नंबर है आपका मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ये चैप्टर को बहुत ही बढ़िया तरीके से रिवाइज करने वाले हैं हम इस चैप्टर को। एक बार आ जाइए, फटाफट से देखते हैं मेरे बच्चे इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझेंगे एक ट्रिपल आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, वैल्यू एडेड मेथड जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, इसके बारे में हम करेंगे, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और कुछ न्यूमेरिकल्स भी मेरे बच्चे मैं आपको करवाऊंगी आज। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो चलिए मेरे बच्चे, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मेरे बच्चे ट्रिपल आइडेंटिटी फंक्शन क्या है। ये है क्या ट्रिपल आइडेंटिटी फंक्शन? क्या है? तो ट्रिपल आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या है मेरे बच्चे? जहां पे आप थ्री फेजेस पढ़ते हो, थ्री फेजेस या थ्री मेथड्स के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ, हमने जब चैप्टर किया था सम बेसिक कंसेप्ट वाला, जब सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो चैप्टर पढ़ा आपने? वहां पे हमने सर्कुलर फ्लो का टॉपिक पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा मैम। सर्कुलर फ्लो कर लिया ना, अच्छे से रिवाइज भी हो गया वो टॉपिक पढ़े, बिल्कुल पढ़ा मैम। वहां पे हमने क्या पढ़ा था? दो सेक्टर्स के बीच में, कौन कौन से दो सेक्टर्स थे? एक आपका हाउस होल्ड सेक्टर था और एक आपका मेरे बच्चे क्या था? प्रोड्यूसर सेक्टर। दो सेक्टर्स के बीच के फ्लो को हमने अच्छे से पढ़ा था, राइट? तो उसमें क्या होता था, फटाफट से एक बार मेरे साथ चलिए। सबसे पहले क्या करता था हाउस होल्ड सेक्टर? क्या प्रोवाइड करता था? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता था। क्या प्रोवाइड करता था? फैक्टर सर्विसेज। कौन कौन सी फैक्टर सर्विसेज? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारी सर्विसेज देता था, जिसका यूज करके वो क्या करता था? प्रोडक्शन करता है। जिसका इस्तेमाल करके जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो क्या करता था? प्रोडक्शन करता है। किसकी प्रोडक्शन करता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। किसकी प्रोडक्शन करता है? गुड्स वगैरह की प्रोडक्शन करता है। तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहला जो फेज है या सबसे पहला जो मेथड है वो क्या है? सबसे पहले हम क्या हो रही है? प्रोडक्शन हो रही है। तो सबसे पहला जो फेज आता है वो आता है आपका प्रोडक्ट फेज या प्रोडक्शन फेज, है ना? तो आपका जो फेज नंबर 1 है वो क्या आती है? सबसे पहला होती है आपकी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले क्या हो रही है? प्रोडक्शन हो रही है गुड्स और सर्विसेज की, गुड्स और सर्विसेज की। तो सबसे पहला फेज क्या आपका? प्रोडक्ट फेज, राइट? ठीक है, उसके बाद देखिए, जब ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो इसके रिटर्न में जो प्रोड्यूसर सेक्टर है उसको क्या पे कर रहा है? फैक्टर पेमेंट दे रहा है ना? फैक्टर पेमेंट्स कर रहा है, फैक्टर पेमेंट्स करता है, यानी जिसने लैंड दी उसको रेंट मिलेगा, जो लेबर की तरह काम कर रहा है उसको वेजेस मिलेगा, जिसने कैपिटल लगाया उसको इंटरेस्ट मिलेगा, जो एज ए एंटरप्रेन्योर काम कर रहा है उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो फैक्टर क्या किया जाता है? ये फैक्टर पेमेंट्स करता है और इसके लिए पैसा आ रहा है, इसके लिए फैक्टर इनकम है। सो दूसरा मेथड क्या है कि पैसा आ रहा है, यानी इनकम आ रही है। तो दूसरे में क्या होता है बेटा? जनरेशन होती है इनकम की, जनरेशन ऑफ इनकम। दूसरे मेथड में क्या हो रहा है? जनरेशन ऑफ इनकम। दूसरे फेज में क्या हो रहा है मेरे बच्चे? जनरेशन हो रही है आपकी इनकम की। मानते हो ये सब? मानते हो ना, राइट? अब इसके बाद जब पैसा आएगा तो इसका इस्तेमाल करके वो क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर करते हैं ना, एक्सपेंडिचर करते हैं ऑन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? तो वो गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए क्या करते हैं मेरे बच्चे? खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं। क्या करते हैं मेरे बच्चे? एक्सपेंडिचर करते हैं। मानते हो ये तीन फेजेस है, इसी को हम ट्रिपल आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ट्रिपल आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ही क्या है कि हम तीन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के भी मेरे बच्चे जो है वो आपके तीन ही मेथड्स है। सबसे पहला होता है जो प्रोडक्ट मेथड, दूसरा होता है आपका इनकम मेथड और तीसरा होता है मेरे बच्चे एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीन मेथड्स के बारे में ही हम पढ़ते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। ठीक है मेरे बच्चे, सो वही हम बात करें, थ्री फेजेस है सर्कुलर फ्लो के। सबसे पहले प्रोडक्शन होती है, फिर इनकम जनरेट होती है, देन एक्सपेंडिचर किया जाता है। यहीं से मेरे बच्चे आपके तीन मेथड्स बनते हैं। अगर मैं बात करूं नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के भी मेरे बच्चे यहीं से आपके तीन मेथड बनते हैं, क्योंकि ट्रिपल का मतलब ही क्या होता है? ट्रिपल का मतलब क्या था? थ्री। ट्रिपल का मतलब क्या था? थ्री। जब आप थ्री मेथड्स के बारे में पढ़ो या तीन फेजेस के बारे में पढ़ो, उसी को हम कहते हैं ट्रिपल। सो वहीं से हमारे क्या निकले कि हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के यहीं से मेरे बच्चे आपके तीन मेथड्स निकलते हैं। सबसे पहला निकलता है आपका प्रोडक्शन मेथड, यानी जिसको मैं प्रोडक्ट मेथड, इसी को वैल्यू एडेड मेथड, इसी को इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और इसी को मेरे बच्चे
नेट आउटपुट मेथड कहा जाता है। जो एग्जाम में आता है वो या तो प्रोडक्ट मेथड के नेम से आता है या फिर वैल्यू एडेड मेथड के नेम से आता है। ये दो मेथड्स के नाम सबसे ज्यादा क्या है मेरे बच्चे, इंपॉर्टेंट है। दूसरा मेथड है आपका इनकम मेथड, जिसको हम फैक्टर पेमेंट मेथड, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी कहते हैं, लेकिन ज्यादातर एग्जाम से इनकम मेथड से ही आता है। तीसरा है मेरे बच्चे आपका एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको मैं कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहती हूँ। और इसी को बच्चे इनकम डिस्पोजल मेथड, इनकम डिस्पोजल मेथड। डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, खर्च करना, अपने इनकम को खर्च कर रहे हो यानी एक्सपेंडिचर कर रहे हो। सो ज्यादातर जो आएगा बेटा आपके एग्जाम में 95% जो है एक्सपेंडिचर मेथड से ही आता है। सो ये याद रखना, प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ये 3 मेथड्स है मेरे बच्चे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेरे बच्चे। सबसे पहला जो मेथड है वो कौन सा, आपका प्रोडक्ट मेथड, जिसको मैं वैल्यू एडेड मेथड भी कहती हूँ। प्रोडक्ट मेथड नाम से पता चल रहा है प्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है। और इस मेथड से बच्चे हम क्या निकालते हैं, जीडीपी एट एमपी निकालते हैं, या फिर जीवीए एमपी भी बोल देते हैं उसको, ध्यान से, जीडीपी एमपी या फिर जीवीए एट एमपी। वीए का मतलब क्या है, ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। एमपी मतलब मार्केट प्राइस की बात करें तो कंफ्यूजन मत होना, इसको जीडीपी एट एमपी भी बोला जाता है, इसको जीवीए एट एमपी भी बोला जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हमें पता है, प्रोडक्ट मेथड से हमने अभी बात करी, क्या निकाला जाता है, जीडीपी एट एमपी निकाला जाता है। फॉर्मूला है मेरे बच्चे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे की, ऑब्वियसली हम प्रोडक्ट मेथड है यानी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, लाइक राइट। मान लो मैं किसी भी चीज की प्रोडक्शन कर रही हूँ, मान लो मैं शूज बना रही हूँ, तो शूज की फैक्ट्री है मान लो, ठीक है, शूज की प्रोडक्शन कर रही हूँ। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है कि जो भी मैंने प्रोडक्शन करी उसकी क्या वैल्यू है, यानी जो भी आउटपुट जनरेट हुआ, जो भी प्रोडक्शन हुई उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है। मान लो मैंने 10 लाख का माल बना लिया, 10 लाख का माल बना लिया, उसकी कितनी वैल्यू है, 10 लाख। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है मेरे बच्चे परचेजेस, परचेजेस, और किस चीज की परचेजेस, रॉ मटेरियल की परचेजेस। याद रखना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में सिर्फ रॉ मटेरियल की परचेजेस आती है, कोई भी मशीन वगैरह की परचेजेस यहां पे नहीं आती, सिर्फ रॉ मटेरियल की परचेजेस आती है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए मेरे बच्चे, ध्यान समझना। जो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब आपको समझ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है कि जो भी प्रोडक्शन करी उसकी मार्केट में क्या वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक का मतलब है कि मान लो जितना कितना प्रोड्यूस किया मैंने, 10 लाख का प्रोड्यूस किया, उसमें से मेरा बिक कितने गया सामान, मान लो मेरा 8 लाख का सामान बिक गया। ठीक है, और बाकी चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है अनसोल्ड गुड्स। चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है मेरे बच्चे अनसोल्ड स्टॉक बोल लो या अनसोल्ड गुड्स बोल लो, एक ही बात है। दोबारा सुन लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ध्यान से समझिए क्या बोल रही हूँ। देखो, जीडीपी एमपी का फॉर्मूला आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है कि जो भी आपने प्रोडक्शन करी उसकी मार्केट में क्या वैल्यू। ठीक है, अब इसका मतलब है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, मान लो जितनी भी प्रोडक्शन करी, टोटल 10 लाख की प्रोडक्शन मान लो मैंने करी, उसमें से 8 लाख का सामान बिक गया और बाकी जो सामान है वो नहीं बिका, मान लो 2 लाख का माल जो है मेरा नहीं बिका। ठीक है, अनसोल्ड स्टॉक भी बोला जाता है इसे। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है मेरे बच्चे परचेजेस। किस चीज की परचेजेस, सिर्फ रॉ मटेरियल की परचेजेस आती है, यहाँ पे मशीन वगैरह की परचेजेस नहीं आती। यहाँ तक ठीक है सबको, ध्यान समझिए मेरे बच्चे। जो बच्चे सेल्स है वो आपकी दो प्रकार की सेल्स होती है, एक होती है मेरे बच्चे डोमेस्टिक, एक होती है मेरे बच्चे डोमेस्टिक सेल, और एक होती है मेरे बच्चे एक्सपोर्ट्स। क्या होते हैं मेरे बच्चे, एक्सपोर्ट। ध्यान समझिए, डोमेस्टिक सेल का मतलब क्या है कि आप जो सामान बेच रहे हो भारत के अंदर ही बेच रहे हो, उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक सेल। एक्सपोर्ट्स का मतलब है कि जो भी हमने प्रोडक्शन करी, जो भी माल बना है, उसको जो हम बेच रहे हैं वो बाहर की कंट्रीज में बेच रहे हैं। एक्सपोर्ट का मतलब कि जो भी प्रोडक्शन हुई उसको जो हम बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो हम उसको बाहर की कंट्रीज में सेल कर रहे हैं, जिसको हम बोल देते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, ध्यान से समझ आया। ठीक है, अब बात करते हैं चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है मेरे बच्चे क्लोजिंग स्टॉक माइनस का ओपनिंग स्टॉक। ध्यान समझिए, चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस का ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर कितने का माल पड़ा है। ओपनिंग स्टॉक मतलब एट द ओपनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर कितने का माल पड़ा है, यानी 1 अप्रैल, मतलब जो भी डेट ले लो, 1 अप्रैल को कितने का माल पड़ा है और 31 मार्च को कितने का माल पड़ा है। तो 31 मार्च वाला आपके लिए क्लोजिंग स्टॉक है और ओपनिंग स्टॉक ऊपर वाला, समझ रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल में बेटा दो प्रकार की परचेजेस होती है। ठीक है, एक होता है मेरे बच्चे डोमेस्टिक परचेज, डोमेस्टिक परचेज, डोमेस्टिक परचेज,
और दूसरी होती है मेरे बच्चे इंपोर्ट्स। क्या होती है मेरे बच्चे? इंपोर्ट्स। डोमेस्टिक परचेज का मतलब है कि जो भी रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वो भारत के अंदर से ही खरीद रहे हैं। डोमेस्टिक का मतलब होता है अपने देश की बात करी जा रही है, यानी भारत की बात करें कि जो भी रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है वो भारत के अंदर से खरीदा जा रहा है। इंपोर्ट्स का मतलब है कि जो भी हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वो बाहर की कंट्री से खरीद रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाहर की कंट्री से जब खरीदते हैं तो उसको हम क्या कहते थे? इंपोर्ट्स कह देते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? तो ध्यान समझिएगा मेरे बच्चे। लेट्स से अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे बात करते हैं, मान लो मैंने बोला 8 लाख का मैंने सामान बेचा। डोमेस्टिक सेल का मतलब है कि भारत में मान लो मैं मान लेती हूँ मैं, लेट्स से भारत में मान लो मैं 5 लाख का सामान मान लो भारत में 5 लाख का सामान बेच रही हूँ और बाकी का बचा हुआ क्या कर रही हूँ? ऑब्वियसली एक्सपोर्ट कर रही हूँ, यानी बाहर की कंट्रीज में मैं कितने का सामान बेच रही हूँ? 3 लाख का। यही ना, टोटल 8 लाख का सामान बेच रही हूँ, तो भारत में मैं बोल रही हूँ 5 लाख का बेच रही हूँ, 3 लाख जो है एक्सपोर्ट कर रही हूँ, बाहर की कंट्रीज में बेच रही हूँ, तो टोटल 8 लाख का सामान बेच रही हूँ। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देख लो, मान लो मैंने परचेज किया रॉ मटेरियल, मान लो मैंने 5 लाख का रॉ मटेरियल खरीदा। ठीक है, 3 लाख का रॉ मटेरियल जो है मैंने भारत से खरीदा और बाकी 2 लाख का रॉ मटेरियल मैं मान लो बाहर की कंट्री से इंपोर्ट कर रही हूँ, यानी बाहर की कंट्री से खरीद। समझ आ गई ना आपको? समझ आ गई? अब बड़े ध्यान समझो, मैं आपको एक क्विक रिवाइज करा रही हूँ, ध्यान समझिए। इस मेथड से हम जीडीपी एट एमपी निकालते हैं। फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है कि जो भी प्रोडक्शन करी उसकी क्या मार्केट में वैल्यू। इसका मतलब है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। मैं बात करती हूँ अगर 10 लाख का माल बना है, ठीक है जी, तो मैंने बात करी सेल, अगर मैंने 8 लाख का माल बिक गया और बाकी 2 लाख का माल जो बिका नहीं। ठीक है जी। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है मेरे बच्चे परचेजेस। परचेजेस मतलब कि जो भी आपने रॉ मटेरियल कितने का खरीदा, मान लो मैं कह रही हूँ 5 लाख का रॉ मटेरियल खरीदा। ठीक है, अब सेल्स बच्चे आपकी 2 प्रकार की होती है, एक होती है डोमेस्टिक सेल, एक होती है मेरे बच्चे एक्सपोर्ट। डोमेस्टिक सेल मतलब भारत के अंदर माल बेचो। मान लो टोटल 8 लाख की बेच रहे थे तो 5 लाख आपने भारत में बेच दी और बाकी का 3 लाख आप बाहर की कंट्री में बेचो। चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मतलब जो भी आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, अगर आप भारत से खरीद रहे हो, मान लो टोटल आपने 5 लाख का रॉ मटेरियल खरीदा, मैंने बोला 3 लाख भारत से खरीद रही और बाकी का 2 लाख बाहर की कंट्री से खरीद। सिंपल है। ठीक है, आप प्लीज ध्यान समझिए, न्यूमेरिकल्स में आप जो आपको मेरे बच्चे ध्यान देना है, बाप बेटे की कहानी समझ लीजिएगा। देखो, अगर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट भी गिवन है, यानी बाप भी गिवन है, ठीक है, ध्यान समझिए, अगर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बाप भी गिवन है, यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट भी गिवन है और आपके पास सेल्स भी गिवन है, बच्चे पता है क्या कहते हैं? मैडम हमने कुछ सेल्स पढ़ा तो था, यहाँ पे इसको भी ऐड कर देंगे, 10 लाख की वैल्यू भी ऐड कर देंगे, 8 लाख भी वैल्यू ऐड कर देंगे, 10 लाख भी ऐड कर देंगे और 8 लाख भी ऐड कर देंगे और 18 लाख शो कर देंगे। सो बच्चे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 लाख भी ऐड कर दिया और 8 लाख भी। ये 10 लाख बना ही कैसे है? 10 लाख का मतलब है कि 8 लाख का मैंने सामान बेचा और 2 लाख का मेरा माल नहीं बिका, है ना, यही है। सो बच्चे हम 8 लाख क्यों ऐड कर रहे हैं? बिकॉज 8 लाख तो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ध्यान समझिए, अगर क्वेश्चन में बाप भी गिवन है और बच्चे भी गिवन है तो खाली बाप को इंक्लूड करोगे, बच्चों को इंक्लूड नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि जो 8 लाख है, 2 लाख है, वो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर मैं 10 लाख भी ऐड कर दूं और 8 लाख भी ऐड कर दूं तो इससे मेरे बच्चे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। तो हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन में आपके पास बाप गिवन है और बच्चे भी गिवन है तो खाली बाप को लोगे, बच्चों को नहीं लोगे, क्योंकि ऑलरेडी 8 प्लस 2 ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, समझ आ रहे? नेक्स्ट मेरे बच्चे, अगर मान लो क्वेश्चन में सेम इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी गिवन है और आपके पास परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल भी गिवन है, तो खाली इंटरमीडिएट कंजम्पशन को लोगे, परचेजेस को नहीं लोगे। तो याद रख लेना, अगर क्वेश्चन में बाप गिवन है, बच्चे भी गिवन है, तो खाली बाप को लोगे, बच्चों को नहीं लोगे। सेम। ठीक है, लेट्स से अगर क्वेश्चन में आपके पास लेट्स से सेल्स गिवन है, ठीक है, सेल्स गिवन है और डोमेस्टिक सेल भी गिवन है, बच्चे क्या करेंगे? 8 लाख भी डाल देंगे, 5 लाख भी डाल देंगे। अरे भाई, ये 8 लाख का मतलब क्या है कि डोमेस्टिक सेल इतनी करी है और एक्सपोर्ट हमने इतने का किया, इन दोनों को मिला के ये 8 लाख है। अगर बाप गिवन है, बच्चे गिवन है, तो खाली बाप को लोगे, बच्चों को नहीं लोगे। वैसे ये भी बाप है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक भी गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, तो खाली बाप को लोगे, बच्चों को नहीं लोगे। जस्ट इग्नोर। ठीक है, सेम अगर क्वेश्चन में आपके पास परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है और कई बार डोमेस्टिक परचेज भी गिवन होती है, कई बार इंपोर्ट्स भी गिवन है, तो खाली बाप को लोगे, बच्चों को नहीं लोगे। क्योंकि 5 लाख कैसे बना है कि 3 लाख आपने जो है रॉ मटेरियल भारत से खरीदा और 2 लाख का बाहर की कंट्री से खरीदा। सो ये ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है।
तो ध्यान समझो, जो बाप गिवन है, बच्चे गिवन है, तो खाली बाप को लोगे, बच्चों को नहीं लोगे। तो बस इस चीज का ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में बाप गिवन है तो बच्चों को नहीं लोगे। क्यों नहीं लेते? क्योंकि बाप को भी ले लिया, बच्चों को भी ले लिया, तो भाई डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। एम आई क्लियर टू यू ऑल? यहां तक मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। सो एक बार चेंज इन स्टॉक के बहुत सारे नेम होते हैं, एक बार देख लीजिए। चेंज इन स्टॉक हमने बात करी है ना, ये चेंज इन स्टॉक, इसके बहुत सारे, एक तो ये ट्राइंगल दिख रहा है, डेल्टा टाइप का ये ट्राइंगल, इसको हम चेंज बोलते हैं, चेंज इन स्टॉक। तो अदर अदर नेम देख लो, चेंज इन स्टॉक ऐसा भी लिखा आ सकता है, ऐसा भी लिखा आ सकता है, चेंज इन स्टॉक, या फिर कई बार क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक भी लिखा आ सकता है। ठीक है, इसकी जगह ये लिखा आ सकता है, अनसोल्ड गुड्स भी लिखा आ सकता है, आपको पता ही है क्या होता है। और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक कई बार इस नाम से भी आ जाता है। तो चेंज इन स्टॉक के सारे नेम से अच्छे से देख लीजिएगा। वैसे मेरे बच्चे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब ये क्या होता है? परचेज होना। किस चीज का परचेज? सिर्फ रॉ मटेरियल का परचेज होता है, मशीनें वगैरह यहाँ नहीं आती। या फिर इसको बोल दिया जाता है परचेज ऑफ सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। प्रोड्यूसर गुड कौन से होते हैं? प्रोड्यूसर गुड वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन में काम आते हैं, दोनों टाइप के होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर गुड कौन से होते हैं? जो प्रोडक्शन में काम आते हैं, राइट। इसके अंदर फिक्स एसेट यानी मशीनें भी आती है और इसके अंदर रॉ मटेरियल भी आते हैं। बोल रहे हैं सिर्फ सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। सिंगल यूज मतलब जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, सिर्फ रॉ मटेरियल आता है। जो फिक्स एसेट है वो तो हम ड्यूरेबल है, वो तो ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड है, जिसको मैं लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकती हूँ। मशीनों को तो लंबे समय तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये नहीं आएगा। सिर्फ सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड होएगा, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड नहीं आएगा। ड्यूरेबल मतलब जिसको लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है, सिर्फ रॉ मटेरियल आता है। या इसी को हम नॉन फैक्टर इनपुट्स भी बोल देते हैं। फैक्टर इनपुट्स कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर इनपुट्स होते हैं। नॉन फैक्टर इनपुट्स का मतलब ही क्या होता है मेरे बच्चे? रॉ मटेरियल। तो इसके अदर नेम से, अगर अदर नेम से कभी भी आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? अब मेरे बच्चे ध्यान समझिए, जो अगला टॉपिक है वो है मेरे बच्चे डबल काउंटिंग। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर जो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी कराया था। डबल काउंटिंग क्या है? डबल काउंटिंग का मतलब है कि जब आप एक वैल्यू को एक से ज्यादा बार डाल दो। अगर मैं यहां पे ही ले लेती हूँ मेरे बच्चे, अगर मैं इस एग्जांपल से ले लूं, लेट्स से आपने क्या किया, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त आपने क्या किया, आपने वैल्यू ऑफ आउटपुट 10 लाख भी डाल दिया और सेल की वैल्यू भी 8 लाख डाल दी, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, 8 लाख तो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है ना। तो ये क्या होगा, इससे आपकी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होगी ना। यानी एक वैल्यू जो 8 लाख है वो आपने 2 बार डाल दिया, इधर भी डाल दिया और इसके अंदर तो ऑलरेडी इंक्लूडेड 8 लाख, है ना। तो डबल काउंटिंग का मतलब होता है जब आप एक वैल्यू को एक से ज्यादा बार डाल देते हो मेरे बच्चे, तो वो क्या होती है? डबल काउंटिंग। और एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था पिछली बार भी, मैं दोबारा से दे देती हूँ। लेट्स से मेरे बच्चे, वो फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स के टाइम पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। लेट्स से बच्चे, आप लेट्स से मैं कॉटन से शर्ट बना रही हूँ, मैं कॉटन से एक शर्ट बना रही हूँ। मेरी मान लो फैक्ट्री है कपड़े बनाने की, मैं कॉटन से शर्ट बना रही हूँ। कॉटन मान लो 100 रुपए की खरीदी और शर्ट मान लो मैं 500 रुपए की बेच रही हूँ। ठीक है, मान लो, समझ रहे हो? ठीक है, सो कॉटन मेरे लिए क्या है मेरे बच्चे? इंटरमीडिएट गुड्स होती है और शर्ट मेरे लिए क्या होती है मेरे बच्चे? फाइनल गुड होती है। मानते हो? सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू को हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में, इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। क्यों नहीं करते? बिकॉज ये जो फाइनल गुड की वैल्यू है, इसके अंदर इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मतलब जो भी हमारे खर्चे हुए, मतलब कॉटन का इतना खर्चा हुआ, थ्रेड, बटन वगैरह, इन सबका इतना खर्चा वगैरह वगैरह। सो इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड। इफ वी एड बोथ द वैल्यू देन इट कॉज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो आप देख रहे हो एक वैल्यू को जो 100 है, मैं यहाँ पे, अब देखो मैं 500 को भी डाल देती हूँ, मान लो फाइनल गुड की वैल्यू को तो इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में, जिसके अंदर 100 रुपीज ऑलरेडी इंक्लूडेड, और मैं अलग से इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को भी डाल रही हूँ, 600 डाल रही हूँ। तो बच्चे इससे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। क्यों? बिकॉज द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड। इफ वी एड बोथ द वैल्यू, अगर मैं फाइनल गुड की वैल्यू को भी डाल दूं और इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को भी डाल दूं, तो बच्चे इससे जो है डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। डबल काउंटिंग मतलब मैं ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रही हूँ अपनी नेशनल इनकम को। मान रहे हो? मानते हो? सीधी सी बात है, ज्यादा कर रही है एस्टिमेट। तो हमेशा याद रखना, सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को कभी भी इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम में, क्योंकि जो 100 रुपए है वो उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है और मैं अलग से 100 डाल दूं तो इससे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। तो एक एग्जाम्पल जरूर दे दीजिएगा ऐसे। तो अब वही बात करें कि भाई दो तरीके हैं डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए। पहला है फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड का मतलब वही है कि सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू को इंक्लूड करिए,
सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू को इंक्लूड करिए नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते वक्त, इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को कभी इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते वक्त। क्यों नहीं करते? बिकॉज द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड। ध्यान समझिए, दोबारा से एक बार मैं आपको बता देती हूँ। मैंने बात करी मैं कॉटन से क्या बना रही हूँ, मैंने बात करी मैं कॉटन से बना रही हूँ एक शर्ट बना रही हूँ। कॉटन थी मान लो 100 रुपए की, ये मेरे लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड है, और शर्ट में बेच रही हूँ मान लो 500 रुपए की। मैं मानती हूँ ये 100 रुपए इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, सबको ऐड कर करके ये 500 रुपए आया ना, राइट। ये आपके लिए क्या है, फाइनल गुड, ये आपके लिए क्या मेरे बच्चे, इंटरमीडिएट गुड, और ये मेरे लिए क्या है, फाइनल गुड। मैं कह रही हूँ सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू को हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते वक्त, इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को मैं इंक्लूड नहीं करूंगी इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। तो अगर मैं दोनों की इंक्लूड कर दूं, मैं 500 को भी डाल दूं, मैं 100 को भी डाल दूं, तो मेरे बच्चे इससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। क्यों? बिकॉज ये 100 रुपए ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड है, और मैं अलग से डाल दूंगी, सो बच्चे इससे क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम। सो वही बात करें कि भाई तरीका बताओ डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को जैसे हम अवॉइड कर सके, तो वही बोल रहे हैं सिर्फ फाइनल आउटपुट मेथड को अडॉप्ट करो। फाइनल आउटपुट मेथड मतलब सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू को इंक्लूड करिए, इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को इंक्लूड ना करिए। क्यों इंक्लूड ना करें? बिकॉज द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड, एंड इफ वी ऐड बोथ द वैल्यू देन इट कॉल्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, जिससे हम क्या कर रहे हैं, ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं अपनी नेशनल इनकम को। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट है दूसरा, मेरे बच्चे बोल रहे हैं वैल्यू एडेड मेथड को अडॉप्ट करिए। तो हमने अभी किया वैल्यू एडेड मेथड, इसमें भी तो यही बोला खाली बाप को इंक्लूड करेंगे, बच्चों को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज इस बाप में बच्चों की वैल्यू ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है। सो इससे भी जो है मेरे बच्चे हम डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, मेरे बच्चे अवॉइड कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, खाली बाप को लेंगे, बच्चों को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जो बच्चों की वैल्यू 8 लाख प्लस 2 लाख इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड, अगर मैं बाप को भी ले लूं 10 लाख भी और बच्चा भी ले लूं 8 लाख, तो इससे तो मेरे बच्चे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी ना। सो वही कह रहे हैं सर ओनली बाप की वैल्यू को हम इंक्लूड करते हैं इस मेथड में, बच्चे की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। क्यों नहीं करते? अगर मैं दोनों की वैल्यूज को डाल दूंगी तो इससे मेरे बच्चे जो है डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। तो वही बोल रहे हैं कि दूसरा मेथड कौन सा अडॉप्ट करो मेरे बच्चे, वैल्यू एडेड मेथड अडॉप्ट करो। सिर्फ फॉर्मूला आपको फिर सिर्फ इसमें डेफिनेशन आप लिख देना कि वैल्यू एडेड मेथड का मतलब क्या है, विच शोज क्या है, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये तो आपको पता ही है, वैल्यू एडेड मेथड है क्या, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही है ना। बस इसकी डेफिनेशन आप लिख देना, मोर देन इनफ। ठीक है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना, बहुत आसान तरीके से किया हुआ है। ठीक है मेरे बच्चे, ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम लिख लीजिए। ठीक है, चलिए जी सेकंड मेथड क्या है मेरे बच्चे, आपका है इनकम मेथड। पहला हमने पढ़ लिया प्रोडक्ट मेथड, अब आइए फटाफट से देख लीजिए इनकम मेथड क्या होता है मेरे बच्चे। इनकम मेथड मतलब क्या है, ध्यान समझिए। इनकम मेथड में क्या निकालते हैं हम, एनडीपी एट एफसी निकालते हैं। वैल्यू एडेड में क्या निकाला जाता है, जीडीपी एट एमपी, और इस मेथड में क्या निकाला जाता है मेरे बच्चे, एनडीपी एट एफसी को जो है मेरे बच्चे हम निकाले जाते हैं। देखिए भाई एक बार बताइए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं हमारे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जल्दी से बताइए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, फैक्टर इनकम क्या होती है, जल्दी से मुझे बताइए, हरी अप। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यही होते हैं। लैंड के बदले में अगर किसी को लैंड दे रहे तो उसके बदले में क्या कमाऊंगी, रेंट कमाऊंगी। अगर कोई लेबर की तरह काम कर रहा है तो वो क्या कमाएगा, वेजेस कमाएगा। अगर कोई कैपिटल लगा रहा है तो वो क्या कमाएगा, इंटरेस्ट कमाएगा। कोई एंटरप्रेन्योर की तरह काम कर रहा है तो वो क्या कमाएगा मेरे बच्चे, प्रॉफिट कमाएगा। मानते हो ये सब, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, अब यही है इनकम। इनकम मेथड को समझने के लिए आपको फैक्टर इनकम की नॉलेज होना जरूरी है। ये आपके लिए क्या है, सारी की सारी फैक्टर इनकम, इन्हीं के ऊपर ही सारा वो है। तो सबसे पहले वेजेस है, तो वेजेस एंड सैलरी लगभग यहाँ पे आ जाता है। ठीक है जी, उसके बाद रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये तीनों जो है आपके ऑपरेटिंग सरप्लस में आ जाते हैं। तो ध्यान समझिएगा, बड़े ध्यान समझना, ध्यान समझना। अब इनकम मेथड में हम क्या निकालते हैं मेरे बच्चे, एनडीपी एट एफसी को निकालते हैं। ठीक है, लेट्स से सबसे पहले आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब ये है कि मान लो लेट्स से मैं किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में मान लो मैं काम करूं, मान लो मैं किसी भी कंपनी में काम करूं, तो सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगी या तो सैलरी मिलेगी, सीधी सी बात है, कैश में। अगर कोई छोटी क्लास के लोग हैं, मतलब जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो उनको वेजेस दिहाड़ियां मिलेगी। जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, एम्प्लॉय है जो कंपनी के, है ना, जो थोड़े पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, तो उनको सैलरी वगैरह दी जाती है। ठीक है, तो या तो वेजेस मिलेगी या फिर सैलरी मिलेगी। ठीक है, दूसरा पेमेंट एंड काइंड का मतलब क्या है, कुछ अदर बेनिफिट्स दिए जाते हैं। जैसे कि मान लो लेट्स से मैं इस कंपनी में काम कर रही हूँ, तो मुझे अदर बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, लेट्स से कोई भी, लेट्स से आपका भी कोई बड़ा भाई बहन कोई काम कर रहा हो किसी कंपनी में, तो दिए जाते हैं, अदर बेनिफिट्स दिए जाते हैं। जैसे कि कोई
आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन, फ्री का घर दिया जाता है, सरकारी नौकरी में बहुत होता है जिसमें फ्री का घर दिया जाता है। क्या फैसिलिटीज बहुत सी कंपनी देती है, ये अदर बेनिफिट्स कुछ कंपनी जो है बोनस वगैरह देती है कि अच्छा काम किया तो बोनस वगैरह दे दिया है ना, दिवाली बोनस दे दिया, ठीक है, या फिर फ्री की देख रहे हो आप टी शर्ट दे दी, या फ्री फूड दे दिया, खाना फ्री का खाना दे दिया। तो ये क्या है, पेमेंट एंड काइंड का मतलब है कुछ अदर बेनिफिट्स भी जो है हम एम्प्लॉयर्स को देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है मेरे बच्चे प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझाती हूँ। लेट्स से अगर मैं इस कंपनी में काम कर रही हूँ, फिजिक्स वाला कंपनी में मैं काम कर रही हूँ, तो मैं जितना भी कमाती हूँ, लेट्स से मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं 50,000 कमाती हूँ, ठीक है, इसका कुछ परसेंट एग्जांपल लेती हूँ मैं 10% मान लो, लेट्स से एग्जांपल है, मान लो वैसे 12% जनरली होता है, लेट्स से मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ 10%, इसका कुछ परसेंट जो है हमारा जो है बैलेंस पीएफ के अंदर चला जाता है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड में चला जाता है, ठीक है, हर महीने जो है सैलरी का कुछ पोर्शन कट के पीएफ एक गुल्लक के अंदर चला जाता है, जब मैं मान लो कंपनी छोड़ दूंगी तो मैं वो पैसा निकाल सकती हूँ, ठीक है, ठीक है। ये है एम्प्लॉयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन, ये है एम्प्लॉय का, सॉरी, ये है आपका एम्प्लॉयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मैंने अपनी सैलरी का कुछ प्रतिशत क्या कर लिया इस पीएफ, ये मान लो मेरा पीएफ अकाउंट है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, एक तरह से गुल्लक है, हर महीने जो है सैलरी का कुछ प्रतिशत इसके अंदर कटता करता 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 यहाँ चला जाता है, एक सेविंग्स हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। जब मान लो मैं नौकरी छोड़ूंगी तो मैं ये पैसा अपना विड्रॉ कर सकती हूँ, तो एक साथ मेरे को बहुत सारा पैसा मिल जाता है, ठीक है। अब मैं जितना मैं यहाँ डालती हूँ उतना ही जो कंपनी का मालिक है, जिसको मैं एम्प्लॉयर कहती हूँ, जितना मैं डालती हूँ उतना ही जो कंपनी का मालिक है, जिसको मैं एम्प्लॉयर कहती हूँ, वो भी मान लो उतना ही डालता है, वो भी पीएफ के अंदर ही आता है। यानी जितना मैं डालती हूँ उतना ही जो कंपनी का मालिक है वो भी डालता है, उसको हम कहते हैं एम्प्लॉयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है। तो याद रखिए यहाँ पे मेरे बच्चे एम्प्लॉयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कभी नहीं आता क्वेश्चन में, याद रखना एम्प्लॉय का कभी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि मैंने पूरी की पूरी सैलरी, मान लो मैं 50,000 कमाती हूँ तो मैं पूरी की पूरी ले ली, और मेरा 5,000 मान लो पीएफ में जाता है, तो पीएफ वाला क्यों डालू, मैं 50,000 भी डाल दूं, पूरी की पूरी सैलरी भी, और 5,000 भी डाल दूं, ये तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम राइज हो जाएगी। या तो मैं ऐसा करूं, यहाँ पे 45,000 डालू और फिर 5,000 डालू, फिर तो बनता भी, लेकिन मैंने पूरी की पूरी सैलरी ही बोल दिया कि मैंने 50,000 मेरी सैलरी वो ले ली है, तो मैं अलग से 5,000 क्यों डालू पीएफ वाला अमाउंट, तो 55,000 सैलरी नहीं होती तो उससे ज्यादा मैं नहीं शो कर सकती ना, इससे तो ओवर एस्टिमेट हो जाएगी हमारी नेशनल इनकम, तो नहीं किया जा सकता। तो याद रखना एम्प्लॉयर जो हमारा मालिक, जो बॉस है, वो जो डाल रहा है पीएफ में सिर्फ वो आता है, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आता है, क्योंकि वो एजेस एंड सैलरी में उसने पूरी की पूरी सैलरी डाल दी है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन का मतलब है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको पेंशन मिलती है, आपने पूरी जिंदगी उस कंपनी को दिया है, जिंदगी की 30 40 50 साल उसको दिया, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो आपको कुछ ना कुछ पेंशन देती है, महीने के 20-30 हजार या 15,000 जो भी पेंशन है वो आपको देती है, तो वो भी इसके अंदर मेरे बच्चे आता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में बच्चे जो बाकी की बची हुई है रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट इसके अंदर आता है। इसके अलावा एक रॉयल्टी भी आता है। रॉयल्टी बहुत से बच्चे कहेंगे कि हमें नहीं पता रॉयल्टी का मतलब क्या है। लेट्स से एग्जांपल मैं देती हूँ, लेट्स से मैकडोनल्ड, आपने सुना होगा मैकडोनल्ड, मैकडी वगैरह आप जिसको बोल देते हो, मान लो मैं मैकडी की मालिक हूँ, ठीक है, मैं मालिक हूं। अब उसकी आपने देखा होगा ब्रांचेस हर जगह, फ्रेंचाइजी हर जगह खुली हुई है ना, इंडिया में या वर्ल्ड में हर जगह है ना, हर जगह। मान लो मैंने किसी को एक फ्रेंचाइजी दी, उसने एक मैकडी का शोरूम खोल लिया है ना, अब मैंने किसी को फ्रेंचाइजी दी, उसने मेरा ब्रांड नेम अब यूज कर रहे हो है ना, उसने मैकडी का शोरूम खोल लिया, तो अब वो मुझे रॉयल्टी देगा, ऑब्वियसली अब वो मेरा ब्रांड नेम यूज कर रहा है, एक शोरूम खोल रहा है, तो वो मुझे क्या देगा, रॉयल्टी देगा, तो वो भी क्या है, पैसा जनरेट हो रहा है उसमें भी, ठीक है। तो ये होता है रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब है कि अगर आप किसी को अपनी फ्रेंचाइजी यूज करने के लिए देते हो, आप कोई भी ब्रांड नेम उठा लो, या बड़े बड़े आजकल सारे आपने देखा होगा, कोई भी ब्रांड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड आजकल ब्रांड्स खुले हुए हैं ना, कोई भी ब्रांड ले लो, तो मैंने अगर किसी को फ्रेंचाइजी खोलने के लिए परमिशन दे दी कि हाँ तू ठीक है मेरे नाम से फ्रेंचाइजी खोल ले, वो मेरा ब्रांड नेम यूज कर रहा है, मेरे नाम से वो मतलब वो एक तरह से अपना मतलब मैकडी खोल रहा है, तो एक तरह से उसे शोरूम खड़ा कर दिया मैकडी का, और सामान बेच के पैसा कमा रहा है वगैरह वगैरह, तो वो मेरा ब्रांड नेम यूज कर रहा है, तो उसके बदले में वो मुझे क्या देगा, रॉयल्टी देगा। तो रॉयल्टी अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ध्यान समझिए, तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट और रॉयल्टी। रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट तो आपको पता है कि अगर आपने मान लो किसी को जमीन दी तो उसके बदले में आप रेंट कमा रहे हो, अगर आपने किसी को पैसा दिया, कैपिटल दी, तो उसके बदले में इंटरेस्ट कमा रहे हो। प्रॉफिट आपको पता है कि अगर आप कोई बिजनेस वगैरह चला रहे हो या कुछ भी मतलब एज ए एंटरप्रेन्योर की तरह काम कर रहे हो, लेट्स से आपको प्रॉफिट मिला, ये आपको नॉर्मल पता है, ठीक है। अब प्रॉफिट को भी बेटा अगर 3 कैटेगराइज किया गया है, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चे। लेट्स से बच्चे मेरी एक कंपनी है, मुझे प्रॉफिट हुआ, कहां गया पेन, ध्यान समझिए, मान लो मेरी कंपनी है, अरे भाई कोई बात नहीं, ठीक है,
ध्यान सुनना, मान लो मेरे बच्चे मुझे एक प्रॉफिट हुआ 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, मेरी कंपनी है, ठीक है, मुझे 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। मैं क्या कर रही हूँ, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा क्या करूंगी, सरकार को टैक्स की फॉर्म में दूंगी। कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब जब एक कंपनी टैक्स देती है, किसको देती है, सरकार, गवर्नमेंट को देती है। लेट्स से एग्जांपल देती हूँ, मैं 2 लाख रुपए जो है मैंने सरकार को टैक्स की फॉर्म में दे दी, मेरे पास कितना बचा, अब 8 लाख रुपए बचा, ठीक है। अब कंपनीज के शेयर होल्डर्स होते हैं जो कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अब उन शेयर होल्डर्स को मैं क्या दूंगी, डिविडेंड दूंगी। तो बचा हुआ पैसा क्या करूंगी मैं, डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर्स को दे दूंगी। मान लो 4 लाख का जो है पैसा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की फॉर्म में मिल गया। बाकी का 4 लाख जो है कंपनी क्या करेगी, उसको रिटेन्ड करके रखेगी। ये कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स है। रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब संभाल के रखेगी, जिसको बोला जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोला जाता है। यानी ऐसा प्रॉफिट का हिस्सा जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती बल्कि अपने पास संभाल के रखती है, ताकि फ्यूचर में कोई भी मिस हैपनिंग हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो कंपनी के पास इतना फंड हो कि उस प्रॉब्लम से वो निकल सके। सो यही होता है मेरे बच्चे। तो प्रॉफिट कितने का था, मैंने बात करी 10 लाख का प्रॉफिट था। तो कंपनी क्या करती है, मान लो कंपनी ने क्या किया, 2 लाख का प्रॉफिट जो है टैक्स की फॉर्म में सरकार को दे दिया, बाकी का जो है 4 लाख जो है शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की फॉर्म में दे दिया, और बाकी का जो 4 लाख रुपए जो कंपनी है 4 लाख अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की फॉर्म में अपने पास रख रही है, जिसको मैं रिटेन अर्निंग्स भी कह देती हूँ। कि कभी भी कुछ भी मिस हैपनिंग या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो कंपनी इतना पैसा अपने पास रखती है, इतनी फंडिंग रखती है, ठीक है। तो भाई ये देख लो 4 4 8 9 10, ठीक है जी, समझ आ गया। अब नेक्स्ट है मेरे बच्चे मिक्स्ड इनकम, जिसको मैं सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम भी कह देती हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम का मतलब है कि आप अपना, मतलब आप सेल्फ मतलब खुद से, आप खुद एम्प्लॉयड हो। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद का बिजनेस है आपका, आप अपने खुद के बिजनेस से जब अर्निंग करो। जैसे एक डॉक्टर है, मेरा खुद का क्लिनिक है, तो जो भी मैं कमा रही हूँ मैं खुद की अर्निंग कर रही हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम का मतलब है कि आपका खुद का बिजनेस और आप खुद के बिजनेस में जो पैसा कमा रहे हो। यहाँ पे आप किसी के अंडर काम कर रहे हो तो उसके बदले में आपको वेजेस, सैलरी या अदर बेनिफिट्स मिल रहे हैं, या एम्प्लॉयर्स को कंट्रीब्यूशन पीएफ मिल रहा है, या रिटायरमेंट पेंशन वगैरह इसमें मिल रही है। ये सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है कि आप खुद के बिजनेस में काम कर रहे हो, तो आपको खुद के बिजनेस में जो आप अर्निंग कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम, ठीक है जी। और यहाँ से इनकम मेथड से हम क्या निकालते हैं, एनडीपीएट निकालते हैं। तो हम करेंगे क्या, 1 + 2 + 3, यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, जिसको सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम भी क्या आ जाता है। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, एनडीपीएट आ जाएगा। अब बहुत से बच्चे पता क्या बोलते हैं, मैडम हमें तो नेशनल इनकम निकालना है, हमें तो नेशनल इनकम निकालना है, यानी एनएनपीएट है, लेकिन इस मेथड से तो हम एनडीपीएट ही निकाल रहे हैं, डोमेस्टिक इनकम। तो बच्चे इसके बाद क्या किया जाता है, कन्वर्जन किया जाता है। कन्वर्जन याद रखिएगा, इस मेथड से आप एनडीपीएट ही निकालते हो, उसके बाद आपको जिसमें भी बोला गया कि ये निकालो या वो निकालो, तो आप उसके बाद उसको कन्वर्जन करते हो, कन्वर्ट करते हो, ठीक है। यहां तक सबको समझ आए। अब एक चीज यहाँ पे भी बाप बेटे की कहानी समझ लो, सबका ध्यान यही होना चाहिए। ये मेरे बच्चे बाप है, अगर क्वेश्चन में बाप गिवन है और आगे 4 बच्चे भी गिवन है मान लो, तो खाली बाप को लोगे, बच्चों को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, प्लीज याद रखना। मान लो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 10 लाख है, यहाँ पे 2 4 4 5 6, ठीक है, या सॉरी ये 4 5 6 7 8 9 10, मान लो ये ऐसे ले लिया। तो बेटा अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 10 लाख और ऐसे ऐसे करके अलग बांटा है, तो बच्चे पता क्या करते हैं, 10 लाख भी ऐड कर देंगे और पेमेंट इन काइंड 2 लाख भी ऐड कर देंगे, 12 लाख। अरे नहीं, अगर क्वेश्चन में बाप गिवन है और बच्चे गिवन है तो खाली बाप को लोगे, बच्चों को नहीं लोगे। सेम ऑपरेटिंग सरप्लस बाप है, किनका बाप है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, इन चारों का बाप है। अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है और इनमें से कोई भी बच्चा भी गिवन है, तो खाली बाप को लोगे, बच्चों को नहीं लोगे। वैसे ही सेम बच्चा प्रॉफिट जो है बाप है, किनका बाप है, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तीनों का बाप है। क्वेश्चन में अगर बाप गिवन है, बच्चे भी गिवन है, तो खाली बाप को लोगे, बच्चों को नहीं लोगे। और तीसरा तो नॉर्मली है मिक्स्ड इनकम या सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम में से एक चीज कुछ भी बोला जा सकता है। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन में बाप है और बच्चे भी गिवन है तो खाली बाप को लोगे, बच्चों को नहीं लोगे। नेक्स्ट है मेरे बच्चे एक्सपेंडिचर मेथड। क्या है मेरे बच्चे, एक्सपेंडिचर मेथड। इस मेथड से हम निकालते हैं मेरे बच्चे, इस मेथड से हम निकालते हैं जीडीपी एट एमपी निकालते हैं। क्या निकालते हैं मेरे बच्चे, जीडीपी एट एमपी। तो याद रखना, प्रोडक्ट मेथड से भी जीडीपी एट एमपी निकाला जाता है, इनकम मेथड से एनडीपी एट एफसी निकाला जाता है, और एक्सपेंडिचर मेथड से भी जीडीपी एट एमपी निकाला जाता है। आप सबसे पहले यही निकालोगे और उसके बाद कहीं पे भी बोले एनएनपी एट एफसी निकालो या जो भी निकालो, उसके बाद उसको कन्वर्ट करोगे, कन्वर्जन किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान समझिए, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्चा करना। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा। तो हमारे देश में कौन कौन खर्चा करता है, आप मानते हो, सबसे पहला है प्राइवेट फाइनेंस
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब है कि इसके अंदर दो चीजें आती है, एक हाउस होल्ड जो खर्चा करता है और दूसरा है नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, समझाती हूँ। हाउस होल्ड जो खर्चा करती है, जैसे कि हम जैसे लोग जो खर्चा करते हैं, है ना, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, आने जाने का खर्चा, ट्रेवलिंग का खर्चा, खाने पीने, घर का राशन, कपड़े, जूते, जो भी हम करते हैं, घूमने फिरने का खर्चा वगैरह वगैरह, जो हम सब खर्चा करते हैं। मुझे कोई इंश्योरेंस पे करना है, बच्चों की स्कूल की फीस पे करनी है, कोई ट्यूशन की फीस पे करनी है, घर का राशन खरीदना है, बीवी को साड़ी दिलवानी है, जो भी खर्चे, ये क्या है मेरे लिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ रहा है। यानी द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड का मतलब क्या है, जो एक हाउस होल्ड खर्चा करे, यानी हम जैसे लोग खर्चा करें। दूसरा है नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, मतलब जैसे कि एनजीओज वगैरह होगी आपकी, या कोई टेंपल, या कोई मस्जिद, या कोई गुरुद्वारा वगैरह, वो सारी चीजें इसके अंदर है। नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का मतलब है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, जैसे कि एनजीओज वगैरह होगी, जैसे कि ओल्ड एज होम, बुजुर्गों का बुजुर्ग आश्रम का बोल सकते हैं उसको, या फिर ऑर्फनेजेस, अनाथ आश्रम बोल लो, है ना। अब वहां पे भी तो खर्चे होते हैं। अनाथ आश्रम में बच्चों को पढ़ाना लिखाना, खाना पीना, उनका रहना सहना, बुजुर्गों की दवाइयों का खर्चा, उनका रहना सहना, खाना पीना, तो उनको तो खर्चे करने पड़ रहे हैं ना। ठीक है, गुरुद्वारे में भी आप देखते हो लंगर वगैरह लगते हैं। ठीक है, आप पे नहीं कर रहे हो, लेकिन उनको तो खर्चा करना पड़ रहा है, रोटी दाल चावल, उन चीजों के लिए खर्चा करना पड़ा। तो कौन कौन खर्चा कर रहा है, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में दो आते हैं, हाउस होल्ड भी आता है और एनजीओज वगैरह यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी आती है। ठीक है, ध्यान समझना। नेक्स्ट है मेरे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, जैसे कि सैलरीज देना, किसी की वेजेस वगैरह देना, डिफेंस गुड, देश की सुरक्षा के लिए जो खर्चा करती है, किसी की पेंशन वगैरह देना, सब्सिडीज वगैरह देना, जो गवर्नमेंट खर्चे करती है वो इसके अंदर आते हैं। तीसरा मेरे बच्चे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या है मेरे बच्चे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है कि जो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट होती है ना, जो इन्वेस्टमेंट करी जाती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बहुत सारे नेम अगर आप देखोगे, इसको हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, या ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ही क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, पढ़ाया था मैंने। इन्वेस्टमेंट का दूसरा नेम होता है कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन यानी ग्रोस इन्वेस्टमेंट या ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ही क्या होता है बच्चे, इन्वेस्टमेंट। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करी जाती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट दो प्रकार की होती है, एक होती है फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब आप फिक्स एसेट्स खरीद रहे हो, मशीनों में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, मशीनों में खर्च रहे हो। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब आप इन्वेंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी स्टॉक वगैरह खरीद रहे हो। स्टॉक कुछ भी हो सकता है, रॉ मटेरियल भी हो सकता है, सेमी फिनिश गुड भी हो सकता है और फिनिश गुड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मानते हो। तो फिनिश गुड्स, तो बेटा फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप अपना पैसा जो है मशीनों में इन्वेस्ट कर रहे हो, मशीनों में लगा रहे हो। सो तीन प्रकार की जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आती है फिक्स इन्वेस्टमेंट में। पहला बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो एक बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मशीनें वगैरह खरीद रहा है अपने बिजनेस के लिए, तो वो यहाँ पे आती है। ध्यान से समझा, वैल्यू एडेड मेथड में जो परचेजेस है वो सिर्फ रॉ मटेरियल की आती है। अगर कोई बिजनेसमैन परचेजेस मशीनों की कर रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंडर आता है, फिक्स इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है, वो याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे बच्चे फिक्स इन्वेस्टमेंट जो एक हाउस होल्ड करता है इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। अब देखो, मान लो एक हाउस होल्ड को अपना घर बनाना है, ठीक है, तो घर बनाने के लिए उसको मान लो ड्रिलिंग मशीन वगैरह चाहिए, तो ये भी उसके लिए फिक्स एसेट है, वो फिक्स एसेट में पैसा खर्च रहा है, उसको लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकता है। सो अगर कोई भी एक हाउस होल्ड अपने घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए खर्चा कर रहा है तो वो भी मेरे बच्चे किसमें आती है, फिक्स इन्वेस्टमेंट में आती है। नेक्स्ट है फिक्स इन्वेस्टमेंट जो है एक गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट बहुत सारे खर्चे करती है, रोड रेलवे डैम स्कूल ब्रिजेस, पता नहीं क्या क्या बनाती है। तो रोड्स वगैरह बनानी है, तो मान लो गवर्नमेंट को एक बुलडोजर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो अब ये बताओ ऐसे क्या है कि इस सड़क को बनाने के लिए एक नया बुलडोजर, एक नई सड़क बनानी है तो दूसरा, ऐसा नहीं ना, एक ही बुलडोजर को काफी टाइम लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, तो वो भी एक तरह से उसके लिए फिक्स इन्वेस्टमेंट है, मशीन है एक तरह से बुलडोजर भी, जिसको वो लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकती है। ड्यूरेबल गुड है उसके लिए भी, है ना, मतलब ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड है। मान रहे हो, एम आई क्लियर। तो इन फिक्स इन्वेस्टमेंट के अंदर जो मशीनें वगैरह खरीदती है, चाहे वो बिजनेस खरीदे, चाहे वो हाउस होल्ड खरीदे, चाहे वो गवर्नमेंट खरीदे। ठीक है, एम आई क्लियर। चलिए नेक्स्ट है मेरे बच्चे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप जो है इन्वेंट्री खरीद रहे हो, स्टॉक वगैरह खरीद रहे हो। जैसे स्टॉक का मतलब क्या है, मान लो मैंने कहा 1 अप्रैल को मेरे पास 10 लाख का रॉ मटेरियल या 10 लाख का माल था, 31 मार्च को मैंने बोला कि मेरे पास मान लो 15 लाख का माल था, तो मैं कह सकती हूँ मैंने 5 लाख की और इन्वेस्टमेंट करी। यही होता है ना, 5 लाख का और रॉ मटेरियल खरीदा, या कोई भी मैंने 5 लाख का और स्टॉक खरीदा। यानी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब है मेरे स्टॉक में कितने से चेंज आ रहा है, कितने से इंक्रीज हो रहा है, कितने से चेंज हो रहा है स्टॉक में, मैं कह सकती हूँ 5 लाख से
चेंज हो रहा है। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है मेरे बच्चे चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक माइनस का ओपनिंग स्टॉक। यही मेरे लिए क्या क्लोजिंग स्टॉक है, ये मेरे लिए क्या है ओपनिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक मेरे लिए क्या होता है चेंज इन स्टॉक, दैट इज माय इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, फिक्स इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे नेम है, लिख लो प्लीज। इसको मेरे बच्चे हम बोल देते हैं ग्रोस फिक्स इन्वेस्टमेंट, कुछ भी आ सकता है, इसको ऊपर से देख लो, इसको हम ग्रोस फिक्स इन्वेस्टमेंट भी बोला जा सकता है, या ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, या ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है, या ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी बोला जा सकता है। तो ध्यान रखना आगे वर्ड ग्रोस लगा हो सकता है, डोमेस्टिक भी लगा हो सकता है, और इन्वेस्टमेंट की जगह कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड भी आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होएगा, ठीक है, याद रखना। और इन्वेंट्री के भी बहुत सारे नेम है, आगे वर्ड ग्रोस लगा हो सकता है, डोमेस्टिक लगा हो सकता है, डोमेस्टिक मतलब भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है, और इन्वेस्टमेंट की जगह कैपिटल फॉर्मेशन भी अगर वर्ड आ गया तो कंफ्यूज मत होना, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब भी क्या होता है इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसके बहुत सारे अदर नेम्स की फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे आपका नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स माइनस का इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस का इंपोर्ट्स, है ना। एक्सपोर्ट साउंड किसकी आ रही है, एक्स की आ रही है, इंपोर्ट्स किसकी साउंड आ रही है, एम की साउंड हो रही है, यानी x माइनस एम, ये क्या होता है आपके लिए नेट एक्सपोर्ट्स। यहां तक ठीक है। और इस मेथड से हम क्या निकालते हैं जीडीपी टेम्पी, यानी हम क्या करेंगे 1 + 2 + 3 + 4, तो आपका क्या निकल जाएगा मेरे बच्चे जीडीपी एट एमपी निकल जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, डन है यहां तक। अब प्लीज यहाँ पे बाप बेटे की कहानी समझ लो, पेपर में खाली ये आ सकता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जनरली ये आता है, या ऐसा भी आ सकता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये भी लिखा आ सकता है और अलग से बना के भी दिया जा सकता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड। अगर खाली बाप हो और बच्चे भी गिवन है तो खाली बाप को लोगे। मान लो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अलग से गिवन है, मान लो 10 लाख का, और हाउस होल्ड का अलग से 5 लाख है, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के भी मान लो 5 लाख है, तो आप अलग अलग मत करना। बाप गिवन है और बच्चों का भी गिवन है, तो खाली बाप का लोगे, बच्चों का नहीं लोगे। यहाँ पे वैसे कुछ कंफ्यूजन नहीं आती, एक ही आता है हमेशा, ठीक है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नॉर्मल है, ये बाप है। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, बाप है, इसके आगे दो बच्चे हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। पेपर में अगर बाप भी गिवन है बच्चे भी गिवन है तो खाली बाप को लोगे, बच्चों को नहीं लोगे। वैसे बच्चे फिक्स इन्वेस्टमेंट में 3 बच्चों का बाप है, ठीक है। अगर पेपर में फिक्स इन्वेस्टमेंट भी गिवन है और बच्चे भी गिवन है तो खाली बाप को लोगे, बच्चों को नहीं लोगे। वैसे बच्चे अगर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी गिवन है और चेंज इन स्टॉक भी गिवन है तो खाली बाप को लोगे, बच्चों को नहीं लोगे। या अगर क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक अलग से गिवन है, ओपनिंग स्टॉक अलग से गिवन है, तो खाली बेटा चेंज स्टॉक लोगे, ये अलग से आप नहीं करोगे कुछ भी। हमेशा रखना अगर बाप गिवन है बच्चे गिवन है तो खाली बाप को लोगे। वैसे मेरे बच्चे अगर क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है और कई बार एक्सपोर्ट अलग से गिवन होता है, इंपोर्ट अलग से गिवन होता है, तो खाली बाप को लोगे, बच्चों को नहीं लोगे। होता है कई बार, मान लो नेट एक्सपोर्ट आपका 10 लाख का है, एक्सपोर्ट 20 लाख की है, इंपोर्ट्स मान लो 10 लाख की है, तो बच्चे इसका भी अलग से 10 लाख कर देते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके, और इसका भी अलग से नेट एक्सपोर्ट 10 लाख कर देते हैं 20 लाख। ऐसे नहीं करना, इन दोनों को माइनस करने के बाद ही ये। तो बाप गिवन है बच्चे गिवन है तो खाली बाप को लोगे, बच्चों को नहीं लोगे, याद रख लेना, ठीक है जी। अब जो सबसे जरूरी आपको एक चीज बतानी है, जो सबसे जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हमेशा याद रखना, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना मेरे बच्चे, वो हमेशा ग्रोथ में होना जरूरी है। याद रखना आपकी इन्वेस्टमेंट जो है मेरे बच्चे हमेशा ग्रोथ में होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम जीडीपी टेम्पी निकाल रहे हैं, जी का मतलब ये क्या होता है, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, जी निकाल रहे हैं। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट नेट में गिवन होती है, जैसे नेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, नेट में गिवन है, तो बेटा अगर नेट में गिवन है तो उसको ग्रोस में आप कन्वर्ट करोगे। कैसे कन्वर्ट करोगे? हमें पता है ग्रोस से नेट आते हैं तो माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, और अगर नेट से ग्रोस जाना है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। तो याद रखना हमेशा ग्रोस में होना जरूरी है। अगर नेट में गिवन है आपके पास तो सबसे पहले इस नेट को ग्रोस में आप कन्वर्ट करोगे बाय एडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को ऐड करके। तो वही हमने यहाँ पे बात करी है। तो अगर क्वेश्चन में आपके पास नेट में गिवन है, नेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है, तो आप सबसे पहले को कन्वर्ट करोगे इनटू अ ग्रोस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आप नेट को ग्रोस में कन्वर्ट करोगे बाय एडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को ऐड करके। ये जरूर याद कर लेना, ठीक है मेरे बच्चे। तो बस 5 मिनट में एक क्वेश्चन आपके लिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, करना आपको खुद है, होमवर्क है अब आपके लिए, क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करने, हिंट दे देती हूँ कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी एनडीपी एट एफसी आपको निकालना है, ठीक है जी। ऑब्वियसली फॉर्म की बात करिए, मतलब वैल्यू एडेड, फॉर्म मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड, यानी प्रोडक्ट मेथड है। और यहाँ पे भी क्या बोला, वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड का मतलब ही क्या होता है, वैल्यू एडेड मतलब वैल्यू एडेड मेथड है, मतलब इस मेथड से आपका क्या निकलेगा, जीडीपी एट एमपी निकलेगा। उसके बाद आप उसको कन्वर्ट करोगे इनटू अ एनडीपी एट एफसी में, ठीक है, सिंपल।
सिंपल है। चलिए जी फटाफट से देखिए, अब हमें पता है इस मेथड से हमारा क्या निकलेगा, जीडीपी एट एमपी निकलता है, हमें पता है इस मेथड से जीडीपी एट एमपी निकलता है। आपके पास आइटम्स भी देख लो, इंटरमीडिएट परचेजेस वगैरह ऐसी ऐसी आइटम्स गिवन है, साफ पता चल रहा है प्रोडक्ट मेथड है। फॉर्मूला क्या था इस मेथड का, फॉर्मूला होता है मैडम वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस का इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस का इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, बस पेपर में बाप गिवन हो, बच्चे की नौबत नहीं आनी चाहिए। देख लो भाई, वैल्यू ऑफ आउटपुट, 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 नहीं बाप गिवन है नहीं। अब आ जाओ बच्चे पे, बाप नहीं गिवन है तो बच्चे पे आ जाओ। बच्चे कौन से थे इसके, दो बच्चे थे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, है ना, यही थे। तो भाई अब आ जाओ दो बच्चे पे, सेल्स, बस भगवान करे सेल्स आ जाए, उसके आगे बच्चे पे नहीं जाना मुझे, डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट मुझे नहीं जाना, बस भगवान करे बाप ही हो, मतलब सेल्स ही गिवन हो। सेल्स मेरे पास गिवन, अरे वाह, सेल्स कितने की गिवन है, 800 गिवन है। चेंज इन स्टॉक, बस चेंज इन स्टॉक गिवन हो, भगवान मुझे आगे इसकी क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक पे नहीं जाना, उसके भी आगे बच्चे ना क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक माइनस किया जाता है, भगवान करे चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक नहीं है, मतलब आ जाओ इसके बच्चे पे, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। तो अब आ जाओ इसके बच्चे पे, क्या था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस का ओपनिंग स्टॉक, तो बच्चा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 20, ओपनिंग स्टॉक कितना है, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितना है 50। ठीक है, सबसे पहले बाप की तरफ नजर होनी चाहिए, बाप गिवन है, बच्चों को देखना भी नहीं आपको। अब बाप नहीं है तो बच्चों पे आ रही हूं मैं। ठीक है, अब आज इंटरमीडिएट कंजम्पशन, भगवान करे इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो, मुझे आगे बच्चों पे नहीं जाना, है ना, बच्चों पे नहीं जाना, वो परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल के आगे जो बच्चे थे, डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट, मुझे नहीं जाना, भगवान करे इंटरमीडिएट। अरे वाह, इंटरमीडिएट परचेजेस मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन मेरे पास गिवन है ना, तो मेरे पास कितनी गिवन है, ये 500, कितनी गिवन है मेरे पास, मान लो ये 500 गिवन। अब मुझे आगे नहीं जाना, मैं कोई इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल कुछ भी नहीं ले रही भाई, मेरे पास बाप गिवन है, मैं बच्चों की तरफ नजर भी नहीं उठा के देख रही। बस करो भाई, 800 सॉल्व करना और मुझे बच्चे इसका आंसर बताना। जो भी आपका आंसर आया वो आपका आया जीडीपी एट एमपी। उसके बाद बच्चे इसको आप कन्वर्ट करोगे इनटू एनडीपी एट एफसी के अंदर, इसको आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे, नॉर्मली कन्वर्जन का फॉर्मूला लगाओगे और इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है जी, आंसर चेक करना, आपका आंसर आना चाहिए 280 लाख, आपका आंसर आना चाहिए, होमवर्क है आपके लिए, अटेम्प्ट करेगा क्वेश्चन को। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिए, आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। क्या निकालना है, जीएनपी एट एफसी आपको निकालना है, दोनों मेथड से निकालना है, इनकम मेथड से भी निकालना है और एक्सपेंडिचर मेथड से भी निकालना है। मैडम हमें पता है इनकम मेथड से हम क्या निकालते हैं, एनडीपी एट एफसी, और एक्सपेंडिचर मेथड से हम क्या निकालते हैं, जीडीपी एट एमपी निकालते हैं, है ना। तो बस करना कुछ नहीं है, पहले यही निकालोगे, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दोगे इसमें, सेम पहले यही निकालेंगे, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देंगे इसमें। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले इनकम मेथड पे चलते हैं, पेन को क्या हो जाता है भाई हमारे। ठीक है, सबसे पहले इनकम मेथड से देखते हैं, इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या है, हम निकालते क्या इनकम मेथड से, एनडीपी एट एफसी निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। भगवान करे बाप गिवन हो, बच्चों पे नहीं आना मुझे, है ना, आसान हो जाता है ना। चलिए जी थोड़ा सा स्पेस छोड़ रही हूँ, अगर बच्चे हो तो देख लेंगे। चलो जी, पहला केस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, बाप गिवन है, बच्चों पे नहीं जाना, कोई वेजेस एंड सैलरी को देखना नहीं है, रिटायरमेंट पेंशन, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इग्नोर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई 1850। चलो जी टेंशन, ऑपरेटिंग सरप्लस, भगवान करे ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन है। अब आ जाओ बच्चे, क्या थे, चार बच्चे, फटाफट से बताइए, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। ठीक है, सबसे पहले रेंट, रेंट कितना गिवन है, ये रहा, कितना है 400, कितना गिवन है 400। दूसरा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना गिवन है, जल्दी से देख लीजिए, कितना गिवन है 500। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉफिट, कितना गिवन है, प्रॉफिट जल्दी से देख लीजिए, अरे शुक्र है प्रॉफिट गिवन है, आगे उसके बच्चों पे नहीं जाना पड़ रहा, प्रॉफिट शुक्र है गिवन है, बच्चे थे ना उसके, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इग्नोर, अगर है तो इग्नोर, कितना गिवन है 1100। ठीक है, नेक्स्ट रॉयल्टी, रॉयल्टी 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 कुछ नहीं गिवन है, जीरो लिखो, खत्म। नेक्स्ट मिक्स्ड इनकम, जिसको सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम भी कहते हैं, मिक्स्ड इनकम, मिक्स 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 सेल्फ एम्प्लॉयड, कुछ गिवन है, गिवन है, गिवन है, नहीं गिवन है, नहीं गिवन है तो जीरो लिखो। आंसर जो भी आया आपका, जो भी आपका आंसर आया वो आपका आया एनडीपी एट एमसी, वो आपका आया एनडीपी एट एफसी। अब इस एनडीपी एट एफसी को आप कन्वर्ट करोगे जीएनपी एट एफसी में, और आपका जो आंसर आना चाहिए वो 3900 करोड़ आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए 3900 करोड़ रुपीस का। प्लीज होमवर्क है, अब आपके लिए क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करके आना। ठीक है, अब दूसरा मेथड क्या आपका, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या निकालते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से हम निकालते हैं मैडम जीडीपी एट एमपी। फॉर्मूला सबसे पहले बताइए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर,
प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट, यही होता है, यही होता है। मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख रही हूँ पेपर में, तुम शॉर्ट फॉर्म्स मत लिख के आना, पूरा पूरा लिखना है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए जी फटाफट से, भगवान करे गिवन हो सब कुछ, बाप गिवन हो, बच्चों पे नहीं जाना है ना। चलिए जी फटाफट से, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना गिवन है, 2600। कितना गिवन है मेरे बच्चे, 2600। मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ देती हूँ अगर बच्चे हुए तो आगे एरो लगाने के लिए। कितना गिवन है, 2600, ठीक है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना गिवन है, गिवन है, गिवन है। जो गिवन है उसको लिख दो, जो गिवन नहीं है उसको इग्नोर कर दो, 0 लिख दो बस। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बस बाप गिवन है, आगे फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, बच्चों पे नहीं जाना मुझे। और ग्रोथ में हो, अगर ग्रोथ में नहीं होगा, नेट में होगा, तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ता है कि इसमें ग्रोथ में, भगवान करे बस ग्रोथ में हो, है ना, क्योंकि जीडी पे टेम्पी निकाल रहे हैं। अरे वाह, देखो 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 देखो, अब यहाँ पे कुछ वर्ड नहीं है फिक्स और कुछ वर्ड नहीं है इन्वेंटरी, मतलब ये कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ही क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। मतलब ये इन्वेस्टमेंट तो है आपके पास, यानी बाप गिवन, बच्चे नहीं, ना ही फिक्स है ना ही इन्वेंटरी है, बाप गिवन। लेकिन हमें किस में चाहिए, ग्रोथ में, तो कन्वर्ट करेंगे ना, सबसे पहले नेट को ग्रोथ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, बाय एडिंग डिप्रिसिएशन। आपको पता ही है नेट वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास, 500। डिप्रिसिएशन ये रहा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, जिसको मैं डिप्रिसिएशन भी बोलती हूँ, डिप्रिसिएशन कितने का गिवन है, 100। ऐड करिए, आंसर कितना आ गया, ग्रोथ वैल्यू कितनी आ गई, 600। तो यहाँ पे आप 600 डालोगे, 500 नहीं डालोगे, इसको मैंने ग्रोथ में कन्वर्ट किया है, नेट से ग्रोथ में इसको कन्वर्ट किया है बाय एडिंग डिप्रिसिएशन, ठीक है। अब आगे क्या है, नेट एक्सपोर्ट, बस भगवान करे नेट एक्सपोर्ट हो, आगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट अलग अलग ना गिवन हो, नेट एक्सपोर्ट गिवन हो, बाप गिवन हो। अरे नेट एक्सपोर्ट गिवन है, कितना गिवन है, माइनस का 100। कितना गिवन है, माइनस का 100। कितना गिवन है, माइनस का 100। बस सोल्व करिए बच्चे, इन तीनों को ऐड करिए, इसको माइनस करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये जीडीपी एट एमपी है, लेकिन मैडम हमें जीडीपी एट एमपी नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है मैडम, हमें निकालना है जीएनपी एट एफसी। हमें क्या निकालना है मैडम, जीएनपी एट एफसी। कन्वर्जन करिए, इसको इसमें कन्वर्ट करिए और आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3900 करोड़ आ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा मेरे बच्चे, कभी एक क्वेश्चन और उससे बोला जाए वैल्यू एडेड भी निकालना है, इनकम मेथड भी निकालना है, एक्सपेंडिचर मेथड भी, तो तीनों का आंसर जो है वो हमेशा सेम आएगा। ये एक ट्रिक है आप चेक करने की कि अगर आपका तीनों मेथड से आंसर सही आ रहा है, मतलब आपकी कैलकुलेशन वगैरह सब सही है। अब दोनों मेथड से जो आपका आंसर है वो 3900 करोड़ ही आएगा। अगर दोनों में आपका 3900 करोड़ आ रहा है, इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन वगैरह बिल्कुल क्या है मेरे बच्चे, सही है। तो बस यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है, सारे टॉपिक्स हमने बढ़िया तरीके से कर लिए है। होमवर्क है कि भाई जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए उसको अच्छे से करके आएगा। सो बस आपसे यही अलविदा लेते हैं, उम्मीद है आपको अच्छे से रिवाइज हो गया होगा चैप्टर। बस फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, लव यू ऑल।